एग्जाम ओरिएंटेड बस इसमें है। अपकृत्य की परिभाषा दीजिए। अपकृत्य तथा अपराध एवं अपकृत्य तथा संविदा भंग में अंतर स्पष्ट करें। अपकृत्य विधि अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है। लॉ ऑफ टॉट है या लॉ ऑफ टॉट्स है। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। भारत में अपकृत्य या दुष्कृत्य की परिकल्पना अंग्रेजी विधि की देन है। अपकृत्य अंग्रेजी शब्द टॉट टॉट या रॉन्ग का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द टॉट लैटिन शब्द टॉटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है वक्र करना या घुमाना। इसका अर्थ है कि टॉट या अपकृत्य एक ऐसा कार्य है जो सीधा न होकर घुमावदार या वक्र है। संक्षेप में, टॉट या अपकृत्य एक ऐसा कार्य है जो विधिपूर्ण न होकर अविधिपूर्ण है, जो सीधा न होकर वक्र या घुमावदार है, जो सद्भावपूर्ण न होकर दुर्भावपूर्ण है। अपकृत्य विधि विधि की वह शाखा है जो विभिन्न अपकृत्यों से संबंध रखती है। इस विधि के अंतर्गत वे मामले आते हैं जहां एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण या हनन किया हो। विधि सभी व्यक्तियों पर यह कर्तव्य आरोपित करती है कि वह दूसरे के विधिक अधिकारों का सम्मान करे तथा इस कर्तव्य का उल्लंघन करने वाले कृत्य या चूक को ही हम अपकृत्यपूर्ण कार्य कहते हैं। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो आपराधिक विधि द्वारा मान्यकृत कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित है, जबकि संविदा भंग पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से अधिरोपित कर्तव्यों के उल्लंघन या भंग से संबंधित है। चूंकि अपकृत विधि के अंतर्गत सम्मिलित किए गए विभिन्न अपकृत्यों की विभिन्न प्रजातियां हैं तथा उनकी अलग पृष्ठभूमि होती है, अतः अपकृत्य को परिभाषित किया जाना कठिन है। परंतु विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अपकृत्य को निम्न रूप से परिभाषित किया है। सामंत के अनुसार देख लेते हैं। अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है जिसके लिए अपकृत्य एक दीवानी दोष है जिसके लिए उपचार सामान्य विधि के अनुसार अपरिनिर्धारित अनलिक्विडेंट नुकसानी की कार्यवाही करना है तथा जो एकमात्र संविदा भंग तथा न्यास भंग या केवल किसी अन्य सामयिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। सामंत अपकृत्य को एक दीवानी अपकृत्य सिविल रॉन्ग मानते हैं। इसका अर्थ है सामंत के अनुसार अपकृत्य आपराधिक कृत्य या अपराध से भिन्न है। अपकृत्य तथा अपराध में मुख्य अंतर यह है कि अपराध में दोषी व्यक्ति को कारावास या दंड से दंडित किया जाता है, जबकि दीवानी कार्यवाहियों का अंत सामान्यतः अधिकारों या पुनः स्थापना या प्रतिकर दिलाए जाने से होता है। सामंत के अनुसार अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है, परंतु एक दीवानी अपकृत्य के लिए उपचार सिर्फ अपरिनिर्धारित प्रतिकर के लिए वाद है। इस प्रकार अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य होते हुए अन्य दीवानी दायित्वों के भंग से भिन्न है। अपकृत्य संविदा भंग, न्यास भंग तथा अन्य सामयिक दायित्वों से भिन्न है। अपकृत्य में वाद सिर्फ अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए लाया जा सकता है, जबकि संविदा भंग जैसे दीवानी अपकृत्य में वाद परिनिर्धारित लिक्विडेटेड या अपरिनिर्धारित अनलिक्विडेटेड या क्षति या प्रतिकर के लिए लाया जाता है। सामंत अपकृत्य को अपराध, संविदा भंग, न्यास भंग तथा अन्य सामयिक दायित्वों से के भंग से भिन्न अपकृत्य मानते हैं। संक्षेप में सामंत की परिभाषा के विश्लेषण से अपकृत्य के लिए निम्न आवश्यकताएं हैं। पहला, अपकृत्य एक दीवानी दोष है। दूसरा, इसका उपचार अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए लाया जाने वाला वाद है। तीसरा, अपकृत्य अन्य दीवानी दोष है जैसे संविदा भंग, न्यास भंग तथा अन्य सामयिक दायित्व भंग से भिन्न होता है। विनफील्ड के अनुसार देख लेते हैं। अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति होता है। इसके उल्लंघन के लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी या प्रतिकर या क्षतिपूर्ति अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए चलाया जाने वाला वाद है। विनफील्ड व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर अपकृत्य को परिभाषित करते हैं। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य एक ऐसा कृत्य है जो कर्तव्य भंग यह कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होना चाहिए, जैसा कि आमतौर पर संविदा भंग के मामले में होता है। अपकृत्य एक ऐसा कर्तव्य का भंग है जो विधि द्वारा अधिरोपित होता है, व्यक्ति द्वारा नहीं। विधि द्वारा एक ऐसा
विधि द्वारा अधिरोपित यह कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर सभी सामान्य आम व्यक्तियों के प्रति होता है। यह तत्व अपकृत्य को अपराध के निकट लाता है, परंतु फिर विनफील्ड कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उस कर्तव्य को भंग करता है तो व्यथित पक्षकार को सिर्फ यही उपचार है कि वह अपकृत्यता के विरुद्ध अपनिर्धारित अनलिक्विडेट नुकसानी या प्रतिकर के लिए वाद लाए। यह लक्षण अपकृत्य को अपराध से भिन्न करता है, क्योंकि अपराध में नुकसानी के लिए वाद नहीं लाया जाता है। अपराध में दोषी व्यक्ति को उसके कृत्य दोष के लिए न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। इस प्रकार विनफील्ड भी अपकृत्य को एक दीवानी दोष या कर्तव्य भंग मानते हैं, परंतु यह कर्तव्य भंग अपनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद के उपचार में परिणत होता है। संक्षेप में विनफील्ड की परिभाषा के विश्लेषण से अपकृत्य की निम्न लक्षण होते हैं। पहला, अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य के भंग से उत्पन्न होता है। दूसरा, ये विधिक कर्तव्य सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से होते हैं। तीसरा, विधिक कर्तव्य भंग के लिए अपनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाया जाता है। आगे देखते हैं। सामन की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M में दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार अपकृत्य एक ऐसा सिविल दीवानी उपकार है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। धारा 2M परिसीमा अधिनियम 1963। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे वाला क्या बोल रहा है। अपकृत्य तथा अपराध में अंतर बताइए। टॉर्ट एंड क्राइम में क्या अंतर है। पहला, अपकृत्य एक दीवानी दोष है, अपराध एक आपराधिक दोष है। और दूसरा, अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार लाता है और इसमें अपराध में सरकार की ओर से अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है। तीसरा, अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए होता है। अपराध समाज के विरुद्ध दोष माना जाता है, अतः दोषी व्यक्ति को कारावास या अर्थदंड से दंडित किया जाता है। चौथा, अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष होता है, अपराध सामाजिक दोष होता है। अपकृत्य एक ऐसा कर्तव्य भंग है जहाँ कर्तव्य विधि द्वारा अधिरोपित होता है। संविदा भंग में कर्तव्य, यहाँ से अब अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर बताया गया। पहला देख लेते हैं। अपकृत्य एक ऐसा कर्तव्य भंग है जहाँ कर्तव्य विधि द्वारा अधिरोपित है। संविदा भंग में कर्तव्य सक्षम पक्षकारों की आपसी सहमति से अधिरोपित होते हैं। दूसरा, अपकृत्य में व्यथित पक्षकार को उपचार के रूप में अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति हेतु वाद लाना है। संविदा भंग के लिए उपचार के लिए वाद में परिनिर्धारित तथा अपरिनिर्धारित दोनों प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु वाद लाया जाता है। तीसरा, अपकृत्य में कर्तव्य एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति न होकर सामान्य जन के प्रति होता है। संविदा भंग के मामले में संविदा पूरा करने का कर्तव्य सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है जिसने संविदा पालन का वचन दिया है। अपकृत्य में कोई भी व्यक्ति जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है क्षतिपूर्ति हेतु वाद ला सकता है। संविदा भंग के लिए वह व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है वाद नहीं ला सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी इसी में रहता है। फिर आगे जो क्या कहते हैं देख लेते हैं। क्या अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है। अपकृत्य विधि के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि है, अपकृत्य की विधि है। दूसरे शब्दों में, क्या अपकृत्य विधि के अंतर्गत वे विशिष्ट अपकृत्य ही सम्मिलित हैं जिसकी परे विधि की इस शाखा में कोई दायित्व अस्तित्व में नहीं है। अपकृत्यों की विधि या कि प्रत्येक अपकृत्यकरण कार्य जिसका कोई औचित्य या प्रतिहेतु नहीं है अपकृत्य माना जाना चाहिए। उपरोक्त विभेद या मतभेद सामान्य तथा विनफील्ड के मध्य अपकृत्य विधि की प्रकृति के बारे में विद्यमान मतभेद से उत्पन्न हुआ। सामान्य ने अपनी पुस्तक अपकृत्यों की विधि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कौन कहा था और लॉ ऑफ टॉर्ट किसकी है। तो लॉ जिसमें यस आ रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो सामान्य का है, और जिसमें यस नहीं आ रहा वो विनफील्ड का है। अब देखते हैं आगे। सामन ने अपनी पुस्तक अपकृत्यों की विधि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अपकृत्य विधि को अपकृत्यों की विधि माना है। सामन के अनुसार अपकृत्य विधि कुछ विशिष्ट अपकृत्यों की विधि है तथा व्यथित पक्षकारों को सफल होने के लिए यह साबित करना होगा कि उसका मामला कुछ निर्धारित या निश्चित अपकृत्यों में से एक है जिसके लिए पहले से ही उपचार की व्यवस्था है।
अर्थात सामंड जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। सामंत कबूतर के दर्बों के सिद्धांत को मान्यता देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक कबूतरों के लिए उनके दर्बे निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक अपकृत्य को के निर्धारित उपचार होने चाहिए। इससे निश्चितता बनी रहती है तथा वादी एवं प्रतिवादी दोनों को निश्चितता के साथ यह विदित रहता है कि उसे सफल होने के लिए क्या साबित करना होगा तथा प्रतिवादी को यह विदित रहता है कि उसे कौन से बचाव उपलब्ध हैं। सामंत के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इससे अपकृत्य विधि का विकास बाधित होता है, क्योंकि एक बार अपकृत्य विधि को अपकृत्यों की सीमा में बांध देने से नवीन अपकृत्य विकसित नहीं हो पाते हैं। सामंत के समर्थक उसे सीमित करने का लाभ भारतीय अपकृत्यों में सीमित करने का लाभ भारतीय दंड संहिता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जहां विधि निश्चित अपराधों को परिभाषित करती है तथा उन अपराधों के लिए निश्चित दंड का प्रावधान करती है। दूसरी ओर विनफील्ड अपनी पुस्तक अपकृत्य विधि के अंतर्गत अपकृत्य विधि को अपकृत्य की विधि मानते हैं। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि के अंतर्गत वह प्रत्येक अपकृत्यपूर्ण कार्य अपकृत्य है जिसके लिए कोई औचित्य या अपवाद जस्टिस और एक्सक्यूज नहीं है जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज नहीं। विनफील्ड के समर्थकों के अनुसार अपकृत्य विधि को किन्हीं निश्चित अपकृत्यों की सीमा में बांधना उचित नहीं है। विनफील्ड के अनुसार विधि एक विकसित विधि है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसे उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है नामक सिद्धांत को विनफील्ड ने मान्यता दी है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इस वाद में मुख्य न्यायाधीश होल्ट ने कहा है, यदि क्षति कई प्रकार की हो सकती है तो वाद भी कई प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षति के लिए उपचार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका मामला निर्धारित उपचारों के अंतर्गत आता हो या नहीं। इसी प्रकार सन 1762 में चैपमैन बनाम पिकर्सगिल 1762 के वाद में मुख्य न्यायाधीश प्रॉट ने कहा कि अपकृत्य असीम है, अनंत है, न तो वे सीमित है और न ही नियंत्रित हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपकृत्य में कठोर दायित्व के सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पूर्ण दायित्व से इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। कठोर दायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपनी भूमि का असहज या अप्राकृतिक उपयोग करते हुए अपनी भूमि पर अपने नियंत्रण में कोई खतरनाक वस्तु लाता है तथा उसकी सतर्कता या जानकारी के अभाव में भी यदि उस खतरनाक वस्तु का उस व्यक्ति के नियंत्रण से पलायन हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी को क्षति होती है, तो वह व्यक्ति उस क्षति के परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही उस क्षति का उसका आशय न हो, वह उपेक्षा का दोषी न हो। वह व्यक्ति सिर्फ यह बचाव ले सकता है कि मामले में पहला, वादी स्वयं दोषी था, दूसरा, क्षति के लिए दैवकृत्य मुख्य कारण था, तीसरा, खतरनाक वस्तु भूमि के सहज या प्राकृतिक उपयोग में लाई गई थी। ये तीनों है जिससे वो बचा ले सकता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। आगे देखते हैं। कठोर दायित्व की आवश्यक शर्तें। पहला, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर कुछ खतरनाक वस्तु अवश्य लाई गई हो। दूसरा, उस पर लाई गई अथवा रखी गई वस्तु अवश्य ही नियंत्रण से बाहर की हो। तीसरा, इस भूमि पर खतरनाक वस्तु भूमि की असहज या अप्राकृतिक उपयोग करते हुए लाई गई हो। ठीक है। खतरनाक वस्तु कौन कौन से हैं देख लेते हैं। खतरनाक वस्तु क्या है? यह मामले की परिस्थितियों पर आधारित है। कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि जो वस्तु प्रतिवादी अपनी भूमि पर लाया था वह खतरनाक थी। गैस, विद्युत प्रकंपन, विषैला वृक्ष, मल प्रवाह, सीवेज, विस्फोटक, हानिकारक धूम, नोक्सियस फॉर्म्स, जंग लगे तार आदि वस्तुएं खतरनाक वस्तु होती हैं। बाघ, चीता, भालू, हाथी, लोमड़ी, लकड़बग्घा आदि हिंसक जानवर भी खतरनाक वस्तु की श्रेणी में आते हैं। जल या आग उसकी संग्रहण की मात्रा के आधार पर खतरनाक वस्तु हो जाती है। पानी यदि अल्प मात्रा में है तो वह खतरनाक नहीं है, परंतु जल की विशाल मात्रा खतरनाक स्वरूप धारण करती है। इसी प्रकार आग अल्प मात्रा में है तो खतरनाक वस्तु नहीं है, परंतु आग की विशाल मात्रा खतरनाक वस्तु हो जाती है। संक्षेप में
खतरनाक वस्तु वह है जिसके पलायन में मानवीय क्षति कारित होती है या हो सकने की संभावना होती है। रायलैंड बनाम फ्लेचर बनाम नामक वाद में जल का विशाल मात्रा में संग्रह किया था, अतः जल एक खतरनाक वस्तु मानी गई। दूसरा, वस्तु का प्रतिवादी के नियंत्रण से बाहर निकलना, पलायन। इसके कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि खतरनाक वस्तु प्रतिवादी के नियंत्रण से अर्थात प्रतिवादी की भूमि या परिसर की सीमा से बाहर निकली हो। यदि वस्तु प्रतिवादी के परिसर की सीमा में है तथा उस वस्तु से किसी प्रकार की क्षति हो, यदि वस्तु प्रतिवादी के परिसर की सीमा में है तथा उस वस्तु से किसी प्रकार की क्षति होती है तथा यदि प्रतिवादी की उपेक्षा साबित नहीं हुई है तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा तथा कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा। रीड बनाम लायंस एंड कंपनी 1947 एसी 156 नामक वाद में प्रतिवादी कंपनी की परिसर की सीमाओं के भीतर एक विस्फोट के कारण कंपनी की एक कर्मचारी घायल हुई। चूंकि क्षतिकारक वस्तु का परिसर से पलायन नहीं हुआ था तथा चूंकि प्रतिवादी उपेक्षा का दोषी नहीं था, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। ये क्या था मामला? रीड बनाम लायंस एंड कंपनी। रायलैंड बनाम फ्लेचर नामक वाद में पानी का विशाल मात्रा का संग्रह किया गया था जिसका परिसर से पलायन हो गया था, अतः प्रतिवादी उस क्षति के लिए कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया गया। इसी प्रकार यदि विषैले वृक्ष की पत्तियां परिसर से बाहर चली गई हैं तथा वादी का पशु उसे खा लेता है तो प्रतिवादी कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। परंतु यदि वादी का घोड़ा प्रतिवादी के परिसर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर लेता है तथा जहरीली वृक्ष की पत्ती खा लेता है तथा मर जाता है तो उपेक्षा के अभाव में प्रतिवादी उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। तीसरा क्या बोल रहा है? भूमि का असहज या अस्वाभाविक उपयोग, नॉन नेचुरल यूज। भूमि या परिसर का अस्वाभाविक या असहज उपयोग या प्रयोग उसे कहते हैं जब भूमि का उपयोग किसी विशेष प्रयोजन से किया जाता है तथा उस विशेष प्रयोजन से भूमि तथा परिसर की उपयोग करने में खतरे में वृद्धि हो जाती है। ऐसे प्रयोग भूमि का असाधारण प्रयोग नहीं होता है। किसी भूमि पर सामान्य मात्रा में जल एकत्रित करना भूमि का सामान्यतया सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग है, परंतु किसी विशेष आशय से भूमि पर विशाल मात्रा में पानी का संग्रह करना भूमि का सहज, सामान्य एवं अप्राकृतिक प्रयोग होता है। भूमि का असहज या अस्वाभाविक उपयोग, इसको देख लेते हैं विस्तार से। भूमि या परिसर का अस्वाभाविक या असहज उपयोग या प्रयोग उसे कहते हैं जब भूमि का उपयोग किसी विशेष प्रयोजन से किया जाता है तथा उस विशेष प्रयोजन से भूमि तथा परिसर का उपयोग करने से खतरे में वृद्धि हो जाती है। ऐसा प्रयोग भूमि का साधारण प्रयोग नहीं है। किसी भूमि पर सामान्य मात्रा में जल एकत्रित करना भूमि का सामान्यतया सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग है, परंतु किसी विशेष आशय से भूमि पर विशाल मात्रा में पानी का संग्रह करना भूमि का असहज, असामान्य एवं अप्राकृतिक प्रयोग माना जाता है। भूमि पर छायादार या फलदार पौधे लगाना भूमि या परिसर का सामान्य तथा सहज उपयोग है, परंतु भूमि या भवन पर जहरीले या विषैले पौधे लगाना भूमि या परिसर का असहज एवं असामान्य उपयोग माना जाता है। केस देख लेते हैं। टीसी बालकृष्ण मेनन बनाम टी.आर. सुब्रमण्यम AIR 1986 केरल 151 नामक वाद में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मैदान में विस्फोटक का प्रयोग चाहे भले ही किसी पर्व या अवसर पर ही क्यों न हो, भूमि का असहज तथा अस्वाभाविक उपयोग है। केस देख लेते हैं, इसको फिर से देख लीजिए। TS बालकृष्ण मेनन और TR सुब्रमण्यम। कठोर दायित्व का आएगा तो इसको लिखना जरूरी है। कठोर दायित्व के सिद्धांत का अपवाद, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के बाद में एक्सचेकर न्यायालय द्वारा सिर्फ 2 अपवाद को मान्यता दी गई थी। पहला दैवीय कृत्य, दूसरा वादी द्वारा स्वयं अपकृत कार्य। परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भूमि का असहज उपयोग नामक अपवाद जोड़ दिया। इस प्रकार रायलैंड्स बनाम फ्लेचर नामक वाद तथा पश्चातवर्ती वादों में जोड़े गए अपवादों के साथ रायलैंड्स बनाम फ्लेचर नामक वाद में प्रतिपादित नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं। देख लेते हैं इसका अपवाद क्या क्या है। वादी का स्वयं का दोष, वादी स्वयं अपकृतकर्ता, प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर। यदि वादी को हुई क्षति में वादी का स्वयं का दोष
कारण है तो कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पीटिंग बनाम नोक्स 1894 में नामक वाद इस बिंदु पर महत्वपूर्ण है। इस वाद में वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर गया तथा प्रतिवादी के परिसर में स्थित जहरीले पौधे के पत्ते खाने के कारण मर गया। यदि वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर अनधिकृत रूप से प्रवेश न करता तो उसे क्षति नहीं होती, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं ठहरा गया। केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटिंग बनाम नोक्स। दैवी कृत्य एक्ट ऑफ गॉड देख लेते हैं। रैलेंड्स बनाम फ्लेचर नामक वाद में न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न द्वारा दैवी कृत्य के बचाव को कठोर दायित्व के नियम के अपवाद के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे कृत्य को दैवी कृत्य कहा जाता है जो मानवीय बलों के कारण नहीं परंतु प्राकृतिक या दैवी कारणों से उत्पन्न होता है। यहाँ क्षति को निवारित करना प्रतिवादी के वश में नहीं होता। यह असाधारण तथा असामान्य प्रकृति का कार्य होता है। निकोलस बनाम मार्शलैंड 1876 के बाद में देखते हैं इस मामले को। इस मामले में प्रतिवादी ने प्राकृतिक जल प्रवाह को रोककर अपनी भूमि पर कृत्रिम झीलों का निर्माण किया था। उस साल इतनी असाधारण वर्षा हुई थी कि इतनी मानव स्मृति में कभी नहीं हुई थी। इस जल प्रवाह के कारण झील इस प्रकार उमड़ पड़ी कि इन झीलों के निमित्त जो बांध बनाए गए थे, जो साधारण वर्षा के निमित्त पर्याप्त थे, अचानक टूट गए तथा वादी के 4 पुल बह गए। इस वाद में दैवी कृत्य के बचाव को स्वीकार किया गया तथा यह निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था। केस देख लेते हैं कौन सा। निकोलस बनाम मार्शलैंड। दैवी कृत्य में इसको लिखना अनिवार्य रहेगा, निकोलस बनाम मार्शलैंड। और वादी स्वयं का दोषी है, इसमें पीटिंग बनाम नोक्स लिखना रहेगा, घोड़ा वाला मैटर है। तीसरा क्या है, भूमि का सहज उपयोग। रेलेंस बनाम फ्लेचर नामक वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि भूमि का असहज उपयोग करते हुए प्रतिवादी अपना भूमि पर खतरनाक वस्तु लाया है। चौथा क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के अनुचित कार्य से हुई क्षति, एक्ट्स ऑफ स्ट्रेंजर। यदि क्षति या हानि किसी तीसरे पक्ष की कृत्य के परिणाम है तो रैलेंड्स बनाम फ्लेचर का नियम नहीं लागू होगा। बॉक्स बनाम जॉब 1879 का मामला है कि बाद में प्रतिवादी ने एक तालाब से अधिक पानी के निकलने के लिए एक नाली बनाई थी। किसी अन्य व्यक्ति ने उस नाली को अवरुद्ध कर दिया जिसके कारण पानी तालाब के कगारों के ऊपर से बहने लगा और वादी को क्षति पहुंची। निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी क्षति के लिए दायी नहीं था। इसी प्रकार देख लेते हैं क्या है केस। मध्य प्रदेश विद्युत परिषद बनाम शैल कुमारी AIR 2002। सुप्रीम कोर्ट 55 के बाद में एक साइकिल सवार की मृत्यु बिजली के टूटे तार से हो गई थी। बिजली के तार का टूटना अन्य व्यक्तियों के कटिया लगाने से हुआ था, अतः विद्युत परिषद का कहना था कि वह उसे आश्रितों को प्रतिकर देने के लिए दायी नहीं है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में विद्युत परिषद को दायी ठहराया क्योंकि विद्युत परिषद द्वारा अन्य व्यक्तियों के गलत कृत्य का वर्णन किया जा सकता था तथा विद्युत परिषद का यह काम है कि विद्युत चोरी करने के लिए सुरक्षात्मक उपयोग करें। ये मध्य प्रदेश का मामला है। शैल कुमारी बना मध्य प्रदेश विद्युत परिषद, इसको याद कर लेंगे। ये जब इस मामले में आएगा तो इसको लिख देंगे, किसी अन्य व्यक्ति के अनुचित कार्य से हुई क्षति। अभी देख लेते हैं कठोर दायित्व तथा पूर्ण दायित्व में क्या अंतर है। कठोर दायित्व में प्रतिवादी का दायित्व बिना दोषपूर्ण आचरण के ही उत्पन्न हो जाता है, किंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिसके सिद्ध होने पर प्रतिवादी बचाव ले सकता है। पूर्ण दायित्व क्या होता है, एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है, पूर्ण दायित्व के नियम के अधीन कोई अपवाद मान्य नहीं है, अर्थात पूर्ण दायित्व के बाद में प्रतिवादी किसी अपवाद का सहारा लेकर बच नहीं सकता है। कठोर दायित्व में दूसरा देखते हैं, कठोर दायित्व के नियम का उद्भव रैलेंड्स बनाम फ्लेचर के बाद से हुआ था, जबकि पूर्ण दायित्व के नियम का उद्भव MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद से हुआ था, जो एक भारतीय वाद है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का उत्पत्ति यहाँ से हुआ था, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद से हुआ था, जो एक भारतीय वाद। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। अपमान या मानहानि क्या है, मानहानि के आवश्यक तत्व क्या है, मानहानि के अपकृत्य के प्रतिवादों को संक्षेप में समझाइए। कब मानहानि स्वतः अनुयोज्य है। मानहानि के बाद में क्या सिद्ध किया जाना आवश्यक है, क्या मानहानि का दायित्व कठोर है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा या मान सम्मान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट अधिकार होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस सामाजिक प्रतिष्ठा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता है और कानून इस अधिकार को मान्यता प्रदान करता है तथा उसको पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए इस अधिकार को लोकबंदी अधिकार, राइट इन रेम,
कहते हैं जो समस्त संसार के प्रति मान्य होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कभी भी किसी भी प्रकार का आघात या हानि पहुंचना मानहानि कहा जाता है। मानहानि की प्रकृति एवं परिभाषा देख लेते हैं। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन के प्रकाशन को मानहानि कहता है जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि में सामान्यतः गिर जाए या जिसके कारण उससे लोग कतराने लगें। इस प्रकार यदि किसी कथन से किसी व्यक्ति की वृत्ति, रोजगार, व्यापार या कारोबार से संबंधित प्रतिष्ठा, कारोबार से संबंधित प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है, जैसे योग्यता की कमी, असमर्थता, ईमानदारी की कमी या कपटपूर्ण आचरण या आरोप, तो इसे मानहानि कहेंगे। सामान्य के अनुसार मानहानि के अपकृत्य में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बिना किसी विधिक औचित्य के असत्य तथा मानहानि के कारण कथन का प्रकाशन करना। किसी व्यक्ति का अपमान करना मात्र ही मानहानि नहीं होता। मानहानिकारक कथन की प्रकृति की कसौटी यह है कि इससे सुनने वाला व्यक्तियों में उस व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल भावनाएं या विचार उत्पन्न हो जिसके बारे में मानहानिकारक कथन प्रकाशित किया जाता है। विशेष रूप से संबंधित व्यक्ति के प्रति घृणा, उपहास, द्वेष या भाव उत्पन्न होना चाहिए जिसके कारण उसे वृत्ति, रोजगार, कारोबार या व्यापार को हानि हुई है। मानहानि के प्रकार देख लेते हैं। आंग्ल विधि के अंतर्गत मानहानि दो प्रकार के होते हैं: अपलेख, लाइबल तथा अपवचन, स्लैंडर। अपलेख का अर्थ है लिखित मानहानि होना। अपलेख का अर्थ है लिखित मानहानि होता है और अपवचन शब्दों द्वारा मानहानि होता है। अपवचन शब्दों द्वारा मानहानि होता है। अपलेख स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य है, अर्थात अपलेख के मामले में वादी को वास्तविक क्षति का प्रमाण देना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा में विधिक अधिकार का आक्रमण बिना किसी वास्तविक क्षति हुए भी अनुयोज्य होता है, मतलब लागू हो जाएगा यहाँ पे। और अपवचन स्वतः अनुयोज्य कब होता है? निम्नलिखित दशाओं में विशेष क्षति के परिणाम के बिना भी अपवचन स्वतः अनुयोज्य होता है। देखिए, लिखित मानहानि तो स्वतः ही अनुयोज्य है, मतलब वो लागू हो जाएगा, जो लिखा है उसके विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये जो अपवचन है इसके लिए कब कब शर्तें हैं कि लागू होगा, इसको देख लेते हैं। पहला, वादी पर अपराध का अभ्यारोपण। किंतु ऐसे दंड में जुर्माना न अदा करने के कारण दिया जाने वाला कारावास दंड शामिल नहीं है। अपराध के अभ्यारोपण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए जिससे साबित होना पर वादी की दंड मिल सकता हो। किसी को सिद्ध दोष कन्विक्टेड व्यक्ति कहना स्वतः अनुयोज्य है, यद्यपि उसे अभियोजन का खतरा नहीं है क्योंकि उसके विरुद्ध अपराध की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। बिना विशेष हानि के प्रमाण के किसी के प्रति अपराध करने के लिए संदेह मात्र के आरोप को व्यक्त करने वाले शब्दों के सिलसिले में अभियोजन नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? वादी पर संक्रामक रोग का आरोप। वादी के ऊपर यह आरोप लगाना कि वह किसी ऐसे संक्रामक रोग से पीड़ित है जिसके कारण अन्य लोग उसके संपर्क में न आना चाहें या बचना चाहें, अनुयोज्य होता है, भले ही इससे विशेष हानि न हुई हो, क्योंकि सभी विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में बचना चाहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में ऐसा बोलता है कि वो संक्रामक रोग से ग्रसित है, तो जो ऐसा बोला है उसके प्रति वाद दायर कर सकता है व्यक्ति सामने वाला। तीसरा देख लेते हैं, किसी स्त्री अथवा लड़की पर चरित्रहीनता का या जारकर्म का आरोप लगाना। सामान्य विधि में ऐसे आरोप बिना विशेष क्षति के अनुयोज्य नहीं होते थे। द स्लैंडर ऑफ वीमेन एक्ट 1894 की विशेष क्षति की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार ऐसे आरोपों को विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विशेष हानि का साबित करना आवश्यक नहीं है और ये स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य हैं। चौथा देख लेते हैं, वादी पर व्यक्तिगत अक्षमता का आरोप। वादी के संबंध में कार्यालय, वृत्ति, रोजगार, कारोबार या व्यापार के संबंध में अयोग्यता, बेईमानी या अक्षमता के अभ्यारोपण लगाना जिसमें वादी उस समय संलग्न हो, स्वतंत्र अनुयोज्य होता है। दुकानदार के विरुद्ध दिवालिया, सर्जन के विरुद्ध अयोग्यता और वकील के विरुद्ध कानून की अनभिज्ञता के आरोप लगाना स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य है। मतलब समझे, अगर कोई व्यक्ति वकील को कह रहा है कि ये मतलब इसको ज्ञान नहीं है कानून का, तो जो ऐसा बोल रहा है उसके ऊपर अपकृत्य का वाद लाया जा सकता है। अब देख लेते हैं मानहानि की आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। मानहानि के दावे में सफल होने के लिए वादी को निम्नलिखित बातें साबित करना आवश्यक होता है।
पहला, वक्तव्य अपमानजनक होना चाहिए। दूसरा, वक्तव्य का संबंध वादी से होना चाहिए। वक्तव्य प्रकाशित होना चाहिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वक्तव्य अपमानजनक होना चाहिए, वक्तव्य का संबंध वादी से होना चाहिए और वक्तव्य प्रकाशित होना चाहिए। अब पहला देख लेते हैं। वक्तव्य अपमानजनक होना चाहिए। किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे वक्तव्य का प्रकाशन मानहानि कहा जाता है जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि में सामान्यतः गिर जाए या जिसके कारण ये तीनों टॉपिक देख लेंगे तो इसके अंदर जो भी अपने विवेक से होगा उसको भर देंगे। अब आगे चलते हैं, इसके अपवाद देख लेते हैं। मानहानि के प्रतिवाद कौन कौन से हैं? मानहानि के बाद में प्रतिवाद अपने बचाव में निम्नलिखित प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकता है। पहला, सत्य का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। दूसरा, निष्पक्ष तथा न्यायोचित आलोचन, फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट। और तीसरा, विशेषाधिकृत वक्तव्य, प्रिविलेज्ड स्टेटमेंट। चौथा, क्षमा याचना, अपोलॉजी। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। अपकृत विधि का मूल उद्देश्य पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाने का होता है। शरीर के प्रति अपकार के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रहार, जिसको बैटरी कहते हैं, आक्रमण असाल्ट कहते हैं, मिथ्याकर्वास फाल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले प्रहार देख लेते हैं क्या है। परिभाषा, सामान्य के अनुसार बिना विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर या इरादे से बल प्रयोग प्रहार कहलाता है। विनफील्ड के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर इंटेंशनल बल प्रयोग करना प्रहार है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से प्रहार के निम्नलिखित 2 आवश्यक तत्व सामने आते हैं। पहला, किसी के शरीर के प्रति बल प्रयोग। दूसरा, बल प्रयोग जानबूझकर या आशय जानबूझकर या आशय से किया गया हो। फिर दूसरा टॉपिक कौन है? देखिए इसमें दिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 350 के अधीन प्रहार मतलब बैटरी का अपराध था, लेकिन अब यहाँ पे आईपीसी की जगह कुछ हो बीएनएस हो गया है। उसमें कौन सा धारा है इसको देखना पड़ेगा। अब असॉल्ट देख लेते हैं। हमला परिभाषा प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार हमला प्रतिवादी का वह कार्य है जो वादी के मन में ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न कर देता है कि प्रतिवादी उस पर बैटरी करेगा। देखिए प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार, इसको फिर से देख लिया, हमला प्रतिवादी का वह कार्य है जो वादी के मन में ऐसा युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न कर देता है कि प्रतिवादी उस पर प्रहार करेगा, उसको ऐसा लगने लगता है। हमला की मुख्य कसौटी यह है कि वादी के मन में यह आशंका पैदा हो जाए कि प्रतिवादी प्रहार करने वाला है या प्रहार करने के लिए प्रयास करने वाला है, भले ही उससे कोई हानि होती है हो या नहीं। इस प्रकार आक्रमण के गठित होने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, किसी व्यक्ति के शरीर को अवैध रूप से चोट पहुंचाने का प्रयत्न, और दूसरा, बल प्रयोग का इरादा और बल प्रयोग की क्षमता। तीसरा, मिथ्याकर्वास देख लेते हैं क्या कहता है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट परिभाषा देख लेते हैं। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिक औचित्य के पूर्ण अवरोध लगाना मिथ्या कारावास कहा जाता है, चाहे वह कितने ही थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। बर्ड बनाम जोन्स के मामले में मिथ्या कारावास की परिभाषा इस प्रकार की गई। मिथ्या कारावास का अर्थ किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिक औचित्य के पूर्ण अवरोध लगाना होता है, चाहे वह कितने ही थोड़े समय के लिए क्यों न हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा के लिए अधिकार का पूरक है, जिसमें न केवल प्रतिवादी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध बल प्रयोग से विमुक्त शासित है, वरन किसी व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि मूवमेंट के विरुद्ध सभी प्रकार के अवरोध से जो कानून द्वारा प्राधिकृत नहीं है, विमुक्ति भी शामिल है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए किसी व्यक्ति को जेल या बंदीगृह में वास्तविक रूप से बंदी बनाना आवश्यक नहीं है। मिथ्या कारावास कई तरीके से किया जा सकता है। मिथ्या कारावास में यह आवश्यक नहीं है कि वास्तव में बल प्रयोग किया ही जाए या व्यक्ति के शरीर को स्पर्श ही किया जाए। आवश्यक यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध लगाया गया हो, चाहे उसे जेल में बंद किया गया हो या मकान में या खुले मैदान में या गाड़ी में, खान के अंदर अथवा सार्वजनिक मार्ग पर ही क्यों न अवैध रूप से बलपूर्वक रोक लिया जाए। ऐसे सभी मामलों में मिथ्या कारावास माना जाएगा यदि अवरोध ऐसा हो कि सभी ओर से व्यक्ति के कार्य एवं स्वतंत्रता पर अवरोध डाल दिया गया हो, तो जिससे वह किसी ऐसे स्थान को जाने से अपने अधिकार का प्रयोग करने
से वंचित कर दिया गया हो, वहाँ वह जाना चाहता था, तो वहाँ पे मिथ्या कारावास होगा। संक्षेप में उसके चारों ओर ऐसा घेरा बना होना चाहिए जिससे वह उसके बाहर बिल्कुल ना जा सके, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में जाने से रोक दिया जाता है किंतु उसे दूसरी दिशा में जाने की पूरी छूट होती है, तो उसे मिथ्या कारावास नहीं कहा जाएगा। जैसे जब सीएम आते हैं तो कोई प्रोटोकॉल लगता है ना कि इस वाले रोड पे ना जाके आप आगे से दाएं कट जाइए, उस वाले रोड पकड़ लीजिए, तो वहाँ पे मिथ्या कारावास नहीं होगा। लेकिन अगर सभी रोड बंद कर दिया जाए क्या कि आप यहीं पे रुकिए, तो मिथ्या कारावास हो जाएगा। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक अवरोध लगाना मिथ्या कारावास नहीं है। मिथ्या कारावास के तत्व कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मिथ्या कारावास के दायित्व को स्थापित करने के लिए वादी को आवश्यक बातें करनी होती हैं, पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध होना आवश्यक है। अवरोध बिना किसी विधिक औचित्य से होना चाहिए। तीसरा, विधि की इस शाखा का आधार इंग्लिश कॉमन लॉ है। चौथा, भारत में अपकृत विधि का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया था। अपकृत विधि का आधार इस परिकल्पना पर आधारित है कि जहाँ अधिकार वहाँ उपचार भी है। जहाँ अब क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है और जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है। तो जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, ये तो सामान्य के अनुसार था, और जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है, ये बेनफील्ड के अनुसार था। यही देख लेते हैं क्या बोला है, आंसर देख लेते हैं। जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है। अपकृत विधि में इस सूक्ति का बड़ा ही महत्व, वस्तुतः अपकृत का विकास भी इसी सूक्त पर आधारित है। इस सूक्ति का अर्थ है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी विधि में होनी चाहिए। यह सत्य है कि अधिकारों का अस्तित्व ही उपचार पर निर्भर होता है। कोई चूक ऐसी नहीं है जिसका उपचार नहीं होता है। जब इस सूक्ति का उपयोग अपकृत्य के संबंध में किया जाता है तो वहाँ ऐसे अधिकारों के उपचार की ओर संकेत होता है जो विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं। अपकृत्यपूर्ण दायित्व तभी उत्पन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति के विधित अधिकारों का उल्लंघन हो। इस प्रकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए विधि उपाय भी प्रदान करती है। नैतिक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में इस सूक्ति का कोई महत्व नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पर विधिक अधिकार नहीं है वहाँ विधिक क्षति भी नहीं होती है तथा विधिक उपायों को सुरक्षा भी नहीं मिलती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एसवी बनाम वाइट के बाद में किया गया था। इस बाद में न्यायालय का विचार था कि यदि वादी को कोई अधिकार प्राप्त है तो उसे उसके संरक्षण के लिए उपचार भी अवश्य प्राप्त होने चाहिए। वस्तुतः उपचार के अभाव में अधिकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिकार और उपचार एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। दुष्कृति एवं अपराध के मध्य अंतर इंगित कीजिए। पॉइंट आउट डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। और दूसरा क्या बोल रहा है, अपकृत एवं आभासी संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वासी कंट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स। देख लेते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं टॉर्ट और क्राइम में अंतर। अपकृत्य या दुष्कृत्य एक दीवानी दोष है, अपराध एक आपराधिक दोष है। अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार लाता है, अपराध में सरकार की ओर से अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है। अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद है। अपराध समाज के विरुद्ध दोष माना जाता है, अतः दोषी व्यक्ति के कारावास या अर्थदंड दोनों से दंडित किया जा सकता है। चौथा क्या करा, अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष है, अपराध सामाजिक दोष है। अपकृत्य में वाद समझौता करके वापस लिया जा सकता है, अपराध में समझौता द्वारा वाद को वापस शायद यहाँ पे नहीं होगा, कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। अपकृत्य एवं आभासी संविदा में अंतर देख लेते हैं। आभासी संविदा में कोई व्यक्ति कुछ अनुचित लाभ प्राप्त कर लेता है जिसका हकदार कोई दूसरा व्यक्ति होता है, तो उसका यह विधिक कर्तव्य होता है कि वह ऐसा लाभ उसके स्वामी को वापस कर दे। ऐसे कर्तव्य को आभासी संविदा कहते हैं। उदाहरण मान लीजिए, और वह दोनों 100 के 100 रुपये के कर्जदार हैं और 100 को पूरा कर्ज चुकता कर देता है। वह इस बात को न जानते हुए दोबारा 100 रुपये 100 को दे देता है।
ऐसी स्थिति में 100 को ब का रुपये लौटा देना चाहिए। यद्यपि अ ने यहाँ कोई संविदा भंग नहीं की है, लेकिन यह कर्तव्य आभासी संविदा के अंतर्गत आता है। जहाँ तक कर्तव्यों का प्रश्न है, अपकृत्य एवं आभासी संविदा दोनों समान है, क्योंकि दोनों कर्तव्य विधिक द्वारा नियत होता है। अपकृत और आभासी संविदा में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं क्या क्या। पहला, आभासी संविदा में प्राय नुकसानी का दावा दी गई धनराशि या भविष्य में की गई निश्चित सेवाओं के लिए होता है, जबकि अपकृत में दावा ऐसी धनराशि के लिए होता है जो पहले से नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त अपकृत विधि नुकसानी के दावा के अधिकार से पृथक दूसरे उपचार भी प्रदान करती है, जैसे आत्मरक्षा, निषेधाज्ञा आदि उपाय। दूसरा है, आभासी संविदा में नुकसानी की धनराशि प्रायः निश्चित होती है, जबकि अपकृत में नुकसानी वाद प्रायः अनिश्चित धनराशि अनलिक्विडेड के रूप में ही लाया जा सकता है। तीसरा है, आभासी संविदा में संविदा की भांति कर्तव्य एक निश्चित व्यक्ति के प्रति होता है, जिसका उल्लंघन आभासी संविदा भंग कहलाता है। इसके विपरीत अपकृत्य में कर्तव्य सभी व्यक्तियों के प्रति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्या कोई अप्राप्तव्य दुष्कृति के लिए दायी होगा? इज अ माइनर लायबल फॉर टॉर्टियस एक्ट्स? देख लेते हैं। सामान्यतः अपकृत्य के लिए अवयस्कता स्वयं में कोई प्रतिवाद नहीं है। अवयस्क अपने द्वारा किए गए अपकृत्यों कार्यों के लिए एक वयस्क व्यक्ति के समान ही उत्तरदायी होते हैं, किंतु एक अवयस्क अपने वयस्क मित्र नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा ही वाद संस्थित कर सकता है। इस प्रकार एक अवयस्क आक्रमण, मिथ्या कारावास, अपवचन, अपलेख, अतिचार और उपताप के लिए दायी ठहराए जा सकते हैं। अपकृत्य विधि में आयु का कोई महत्व नहीं है और एक 7 वर्ष का बालक भी अतिचार के लिए वयस्क की भांति ही दायी होगा। लेकिन जहाँ किसी अपकृत्यपूर्ण दायी को आरोपित करने के लिए किसी मानसिक तत्व का होना आवश्यक है, वहाँ अपकृत्य करने वाले व्यक्ति को का आवश्यक होना उसके लिए एक अच्छा प्रतिवाद है। उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति अपना अवयस्कता बचाव प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क अपरिपक्व नहीं रहता है। ठीक है। वाल्मीले बनाम ह्यूमेनिक के बाद में ये कहा गया कि 5 वर्ष से कम या 5 वर्ष का बालक उपेक्षा के लिए दायी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना हानि के क्षति, इंजुरिया साइन डैमनम। बिना हानि के क्षति अपकृत्य के उन मामलों में लागू होता है जो स्वतः अनुयोज्य होता है। ऐसे मामलों में वादी द्वारा यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी के किसी अपकृत्यपूर्ण कार्य या चूक द्वारा उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जैसे भूमि के प्रति अतिचार। इस सूक्त के अनुसार क्षति का तात्पर्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन से है। जहाँ क्षति या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन प्रतिवादी द्वारा किया गया होता है, तो उसे उसके परिणामों का दायित्व भुगतना पड़ेगा, चाहे उसके कार्य या चूक के कारण वादी को कोई आर्थिक नुकसान हुई हो ना हुई हो। एसबी बनाम वाइट के मामले में देख लेते हैं। एसबी बनाम वाइट के मामला 1703 का है। नामक वाद इस बिंदु पर प्रमुख है। इस वाद में वादी चुनाव का हर क्वालिफाइड योग्य मतदाता था, परंतु प्रतिवादी मतदान अधिकारी के अपकृत्यपूर्ण ढंग से उसे मतदान से वंचित कर दिया गया। जिसे प्रत्याशी को वह मत देना चाहता था वह विजयी हुआ, परंतु न्यायालय ने मतदान अधिकारी को अपकृत्य के लिए उत्तरदायी माना। मुख्य न्यायमूर्ति होल्ट ने कहा, यदि किसी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार प्राप्त है तो उसे अपने विधिक अधिकार का प्रयोग करने तथा उसे बनाए रखने का साधन उपलब्ध होना चाहिए, तथा यदि उसे उसके अधिकारों के प्रयोग से वंचित किया जाता है तो उसके निमित्त उसे कुछ उपचार उपलब्ध होना चाहिए। उपचार के बिना किसी अधिकार का अस्तित्व व्यर्थ होता है। विधिक अधिकारों के उल्लंघन में ही नुकसान अंतर्निहित है। यह आवश्यक नहीं कि नुकसान आर्थिक ही हो। यहाँ वादी की सफलता का तात्पर्य उसके विधिक अधिकारों को मान्यता देना है। यहाँ जो प्रतिकर दिया जाता है वह
करात्मक होता है, जो नाममात्र भी हो सकता है। 1 रुपया प्रतिगत भी वादी के विधिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए पर्याप्त है। एसपी बनाम व्हाइट के मामले में ये दिया गया था। अब बिना हानि के क्षति क्या है देख लेते हैं। इस सूक्ति के अनुसार यदि किसी कार्य या चूक द्वारा किसी व्यक्ति को आर्थिक हानि होती है परंतु उस व्यक्ति के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, तो वह व्यक्ति अपकृत्य के लिए प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार अपकृत्य के वाद में सफल होने के लिए किन्हीं विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, साथ ही साथ उसे हानि भी होती है, तो वह अपकृत्य के बाद में सफल होगा तथा प्रतिकर का अधिकारी होगा। कुछ ऐसे अपकृत्य हैं जिनमें प्रतिकर प्राप्त करने हेतु विधिक अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ आर्थिक नुकसान डैमेज भी साबित किया जाना आवश्यक है। इस सूक्ति को स्पष्ट करने हेतु क्लोइस्टर ग्रामर स्कूल वाद महत्वपूर्ण है। इस वाद में एक स्कूल अध्यापक ने वादी के स्कूल के सामने एक प्रतिस्पर्धी स्कूल स्थापित किया। इसके फलस्वरूप वादी को शुल्क 40 पेंस से 12 पेंस घटाना पड़ा। इस नुकसान का आर्थिक क्षति के लिए वादी को कोई उपचार नहीं प्रदान किया गया। न्यायमूर्ति हैकफोर्ड ने कहा, आर्थिक हानि विधिक अधिकारों के उल्लंघन के बिना भी हो सकती है। अपकृत्य के बाद में सफलता के लिए विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है यह साबित करना आवश्यक है, न कि आर्थिक नुकसान। तो ये था इंजरी साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया। अब देखते हैं अपकृत्य एवं नैतिक अपराध में अंतर बताएं। टॉर्ट्स एंड मोरल क्राइम। अपकृत्य विधिक कर्तव्य के भंग होने पर होता है, मात्र नैतिक कर्तव्य की अवहेलना अपकृत्य नहीं है। प्रत्येक अनुचित कार्य भी अपकृत्य नहीं होता है। अपनी भूमि में एक ऊंची दीवार खड़ा करके पड़ोसी को प्राप्त होने वाली हवा एवं रोशनी को रोकना नैतिक दृष्टि से अनुचित हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्य के विरुद्ध अपकृत्य का मामला नहीं चल सकता है। कानून साधारण तथा समाज के नैतिक ज्ञान को स्पष्ट रूप देता है, लेकिन कानून और नैतिकता की भिन्नता में बहुत सी बातें हैं। कुछ नैतिक अपराध अपकृत्य नहीं हो सकते हैं और कुछ अपकृत्य नैतिक अपराध नहीं हो सकते हैं। लीगल इंजरी क्या है देख लेते हैं। अपकृत्य के बाद में क्षति के लिए आर्थिक प्रतिकर का दावा किया जाता है, परंतु कानूनी क्षति न तो वास्तविक क्षति के समान है और न ही यह आवश्यक है कि यह आर्थिक क्षति के रूप में हो। कानूनी क्षति न तो वास्तविक हानि से साम्य रखती है और न ही अनिवार्यतः आर्थिक ही होती है। वादी के अधिकार या संपत्ति पर किया गया आघात कानूनी क्षति होता है। वादी के अधिकार या संपत्ति पर किया गया आघात कानूनी क्षति होता है। कानूनी क्षति निम्नलिखित बात होने आवश्यकता है, देख लेते हैं कौन कौन। विधि व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार का अधिलंघन। किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार का अधिलंघन। कानून की दृष्टि में अनुमानित क्षति आघात। तीसरा, क्षतिग्रस्त होने का वास्तविक प्रमाण तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नुकसानी पाने का अधिकार। चौथा देख लेते हैं क्या है। संयुक्त अपकृत्यकर्ता से आप क्या समझते हैं। ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। संयुक्त अपकृत्यकर्ता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति जिन्होंने संयुक्त रूप से अर्थात मिलकर कोई अपकृत्य किया हो। जब कई व्यक्ति किसी दोषपूर्ण या अनुचित कृत्य में सहायता करते हैं या राय देते हैं या निर्देश देते हैं या एक साथ कार्य करते हैं तो वे कानून की दृष्टि में संयुक्त अपकृतकर्ता होता है। उदाहरण, यदि अ ब की मानहानि करता है और बाद में स भी ब की मानहानि करता है तो अ और स स्वतंत्र अपकृतकर्ता होंगे और उनके विरुद्ध ब अलग अलग मुकदमा चला सकता है। किंतु यदि अ और स संयुक्त रूप से ब की मानहानि करते हैं तो वहाँ संयुक्त अपकृतकर्ता होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि संयुक्त अपकृत्य करने के लिए एक अपकृतकर्ता के कार्य और दूसरे अपकृतकर्ता के कार्य में कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। एक केस है इसमें ब्रूक बनाम बुल 1926 में गैस रिसाव से आग दोनों जिम्मेदार होंगे। फिर आगे देखते हैं।
संयुक्त अपकृतकर्ता के विषय पर विधि का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन सर्वप्रथम कोर्स के मामले में किया गया था। इस मामले में दो जहाजों के आपस की टक्कर के कारण वादी का जहाज डूब गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादीगण संयुक्त अपकृतकर्ता है। मतलब जहाज डूबे तो दोनों संयुक्त अपकृतकर्ता नहीं थे, क्योंकि दोनों जहाज के अलग अलग स्वतंत्र अपकृत्य के परिणाम स्वरूप वादी के जहाज को क्षति पहुंची थी। अतः वे दोनों स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी थे। दोनों के विरुद्ध अलग अलग कार्रवाई की जा सकती है। संयुक्त अपकृत्यों का संयुक्त दायित्व निम्नलिखित तीन अवस्थाओं से उत्पन्न होता है। पहला अभिकरण एजेंसी, दूसरा प्राधिकरण दायित्व वाइगेरियस लायबिलिटी, तथा संयुक्त कृत्य ज्वाइंट एक्शन। संयुक्त अपकृतकर्ताओं का दायित्व संयुक्त भी होता है तथा पृथक भी। यह क्षतिग्रस्त व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह या तो उनमें से सभी व्यक्तियों पर या कुछ पर या एक पर मुकदमा चला सकता है। एक क्वेश्चन है, संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान, कंट्रीब्यूशन बिटवीन ज्वाइंट टॉर्टफीजर। संयुक्त अपकृतकर्ताओं का दायित्व संयुक्त और पृथक दोनों होता है। अतः वादी का यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो एक ही संयुक्त अपकृतकर्ता के विरुद्ध वाद लाकर वह अपना संपूर्ण दावा संतुष्ट करा सकता है। इस संदर्भ में सामान्यतः यह प्रश्न उठता है कि यदि एक ही संयुक्त अपकृतकर्ता को न केवल अपने अंश की वरन समस्त संयुक्त अपकृतकर्ताओं की पूर्ति के लिए कहा जाता है, तो यह किस सीमा तक अन्य समस्त अपकृतकर्ताओं से जो उसके साथ उत्तरदायी हैं उत्तरदायित्व के अंशदान के लिए कह सकता है। उत्तरदायी उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं। क और ख समान रूप से उस अपकृत्य के लिए उत्तरदायी हैं जिन्होंने ग के विपरीत किया है। क के विपरीत न्यायालय द्वारा यह डिक्री पारित की जाती है कि 1000 रुपये का भुगतान करे, ग को उस अपकृत्य के लिए पूर्ण संतुष्टि प्रदान करे तो उसका सहन करना पड़ा। क्या क वाद संस्कृत करके ख के विपरीत 500 रुपये का अंशदान वसूल करने के लिए वाद संस्कृत कर सकता है? सन 1799 ईस्वी में मैरीवेदर बनाम निक्सन के वाद में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था। इस निर्णय के अनुसार संयुक्त अपकृतकर्ता के बीच कोई अंशदान नहीं हो सकता है। इस प्रकार यदि केवल एक प्रतिवादी को संपूर्ण नुकसानी की धनराशि का भुगतान करना पड़े तो वह अन्य लोगों से जो उस नुकसानी के लिए उत्तरदायी हैं क्षतिपूर्ति अथवा अंशदान के रूप में कुछ भी वसूली नहीं कर सकता है। मैरीवेदर बनाम निक्सन, जब ज्वाइंट टॉर्टफीजर आएगा तो इस केस को लिखाना जरूरी हो जाता है। मैरीवेदर बनाम निक्सन का नियम जो एक व्यवस्था करता है कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं कर सकता। लॉ रिफॉर्म मैरिड वुमेन एंड टॉर्टफीजर्स एक्ट 1935 द्वारा निराकृत कर दिया गया है। इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद अब एक संयुक्त अपकृतकर्ता जिसे अपने अंश से अधिक प्रतिकर देने के लिए कहा गया अन्य संयुक्त अपकृतकर्ताओं से अपने द्वारा दिए गए प्रतिकर में अंशदान करने के लिए कह सकता है। सेवक कौन है, अब इसको देख लेते हैं। हु इज सर्वेंट? एक सेवक वह व्यक्ति है जिसे दूसरे व्यक्ति नियोक्ता स्वामी द्वारा अपने नियंत्रण तथा निर्देश में कार्य करने हेतु नियोजित किया जाता है। स्वामी मास्टर वह व्यक्ति होता है जो सेवक को नियुक्त करता है तथा उसे अपने सेवक को आदेश देने तथा पालन करने का अधिकार होता है। सामान्य तौर पर सेवक की नियुक्ति पारिश्रमिक या इनाम के लिए होती है, परंतु ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जहां एक व्यक्ति निःशुल्क ग्रेचुअस सेवक हो सकता है। स्वामी तथा सेवक का संबंध तभी स्थापित होता है जब व्यक्तियों में से एक आदेश देता है तथा दूसरा उसके आदेश का पालन करता है। सामान्य नियम के अनुसार स्वामी अपने सेवक द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं, किंतु वह स्वतंत्र ठेकेदार इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
3 अपवादों का उल्लेख कीजिए जहां नियोजक स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा कारित अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले तो उत्तरदायी होते नहीं, लेकिन अपवाद कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सामान्यतः स्वामी अपने सेवक के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु नियोजक उस स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है जिसको उसने नियोजित कर रखा है। इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं और ऐसे ही कुछ आपवादिक स्थितियों में नियोजक को स्वतंत्र ठेकेदार के उपकारों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहला, कठोर दायित्व के मामले में नियोजक स्वतंत्र ठेकेदार के कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है। रायलेंस बनाम फ्लेचर के बाद में नियोजक उस स्थिति में क्षति के दायित्व से बच नहीं सकता है। अपना बचाव नहीं कर सकता है, जो वादी को तब हुई जब एक जलाशय का जल वहां से बाहर निकलकर वादी की कोयले की खान में गया। इस जलाशय का निर्माण एक स्वतंत्र ठेकेदार ने किया था, तो वहाँ पे जो नियोजक है वही जिम्मेदार होगा। दूसरा देखते हैं, किसी सड़क पर अथवा उसके समीप खतरा उत्पन्न करने पर भी नियोजक का दायित्व उत्पन्न होता है। टेरी बनाम एस्टन के बाद में वादी एक लैंप के गिरने के कारण जो प्रतिवादी के मकान से संयुक्त पथमार्ग के ऊपर लटक रहा था क्षतिग्रस्त हो गया। प्रतिवादी ने किसी स्वतंत्र ठेकेदार से इस लैंप को अपने मकान से संबंध करवाया था। यह धारित किया गया है कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि वह देखे कि लैंप युक्त रूप से वहां सुरक्षित लगा हुआ है। वह अपने दायित्व के से यह मात्र कर नहीं पा सकता है कि उसने लैंप लगवाने का कार्य किसी स्वतंत्र ठेकेदार से करवाया था। तीसरा क्या है, यदि वादी को कारित उपकार ऐसा न्यूसेंस है जो पड़ोसी की भूमि से किसी सहारे को हटाने के लिए, तो प्रतिवादी उत्तरदायी है, चाहे भले ही क्षति कारित करना वाला कार्य स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा ही किया गया हो। वाइकेरियस लायबिलिटी को समझ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने द्वारा किए गए दोषपूर्ण कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है और दूसरे के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उसका कोई दायित्व नहीं होता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे दायित्व को प्रतिनिधित्व दायित्व कहते हैं। ऐसा दायित्व साधारणतः 3 प्रकार के संबंधों में होता है। वह है, पहला, अभिकर्ता एजेंट के अपकृत्य के लिए प्रमुख का दायित्व। दूसरा, एक दूसरे के अपकृत्य के लिए भागीदारी का दायित्व। तीसरा, सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी का दायित्व। एक अभिकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में जब कोई अभिकर्ता कोई अपकृत्य करता है तब ऐसे दोषपूर्ण कार्य के लिए प्रमुख का दायित्व उत्पन्न होता है। प्रमुख का दायित्व अभिकर्ता के दायित्व के अतिरिक्त होता है। इसी प्रकार जब एक भागीदार द्वारा फर्म के साधारण व्यापार के अनुक्रम में कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो उस कार्य के लिए अन्य समस्त भागीदारी प्रतिनिधित रूप से उत्तरदायी होते हैं। फर्म के समस्त भागीदारी अर्थात दोषी भागीदार और अन्य सभी भागीदार संयुक्त अपकृतकर्ता माने जाते हैं। उनका भी दायित्व संयुक्त और पृथक दोनों होता है। यही नियम स्वामी और सेवक के संबंध में लागू होता है। यदि सेवक नियोजन के अनुक्रम में कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोषपूर्ण कार्य करता है तो स्वामी उसके लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। मैरीवेदर बनाम निक्सन का नियम। इंग्लैंड की सामान्य विधि के अधीन नियम यह था कि यदि वादी द्वारा संयुक्त अपकृतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करके उनमें से किसी एक की नुकसानी की पूरी रकम वसूल की जाती है तो वह व्यक्ति अपने स्व अपकृताओं से रकम का कोई भी भाग वसूल नहीं कर सकता है। संक्षेप में नियम यह था कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं में अंशदान नहीं किया जा सकता है। यह नियम मैरीवेदर बनाम निक्सन के प्रमुख वाद में प्रतिवादी किया गया था। इस मामले में दो व्यक्ति ने संयुक्त रूप से एक अन्य व्यक्ति की एक मशीन को नष्ट कर दिया था। वादी ने मैरीवेदर प्रतिवादी निक्सन के विरुद्ध वाद दायर करके नुकसानी की पूरी धनराशि उनमें से एक से प्राप्त कर ली थी। मैरीवेदर ने अपने सह अपकृतकर्ता प्रतिवादी निक्सन के विरुद्ध नुकसानी की धनराशि का परस्पर
अंशदान के लिए वाद संस्कृत किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अपने सह अपकृतकर्ता से अंशदान प्राप्त करने का हकदार नहीं था, क्योंकि संयुक्त अपकृतकर्ता के बीच नुकसानी की धनराशि का परस्पर अंशदान नहीं हो सकता। किंतु बाद के यह निर्णयों में इस नियम के क्षेत्र को काफ़ी सीमित कर दिया गया और इसके अनेक अपवाद भी हो गए। लॉ रिफॉर्म के जरिए इसको बदल दिया गया। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस देख लेते हैं हम, क्या कहता है इसमें। क्षति की दूरवर्तीता के सिद्धांत के अनुसार वे क्षतियां दूरवर्ती रिमोट अर्थात सुदूर मानी जाती हैं जहां प्रतिवादी के कृत्य और उस कृत्य के परिणाम में ऐसा संबंध होता है जिसे सीधा संबंध नहीं कहा जा सकता है। इसको प्राकृतिक एवं संभावित परिणामों का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल एंड प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस भी कहा जाता है। इसका संबंध उपेक्षा विधि से बहुत अधिक है और समय समय पर न्यायिक निर्णयों द्वारा में काफ़ी परिवर्तन हुए। यह सिद्धांत इस प्रकार है, विधि में समीप और पास की किसी घटना के कारण पर विचार किया जाता है, दूर के कारण पर नहीं। अतः कानून में जहाँ क्षति प्रतिवादी के कार्य का अप्रत्यक्ष और सीधा परिणाम नहीं है, वहाँ उसे दूरवर्ती क्षति कहा जाता है और प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है। क्षति प्रतिवादी के कृत्य का सीधा स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए। मनुष्य अपने कृत्य के लिए स्वाभाविक परिणाम का कल्पना रखता है, दूर के परिणाम का नहीं। दायित्व उसी कृत्य के लिए होना चाहिए जिसका क्षति से समीप और सीधा संबंध हो। वायलेंटली नॉन फिट इंजुरिया देख लेते हैं। सहमति से क्षति नहीं होती है, इसमें क्या कहा है। इस सुक्ति वायलेंटली नॉन फिट इंजुरिया का अभिप्राय है कि एक व्यक्ति जो किए जाने वाले कार्य के प्रति अपनी सहमति देता है, वह क्षति सहने का खतरा अपने ऊपर मोल लेता है। वह उस कार्य या क्षति के विषय में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति मुक्केबाज या कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेता है या किसी मानहानिकारक वक्तव्य के प्रकाशन की अनुमति देता है, वहाँ यह सुक्ति सम्मत कार्य से क्षति नहीं होती है, लागू होता है। इस प्रकार के वाद में प्रतिवादी या प्रतिरक्षा डिफेंस ले सकता है कि वादी ने किए जाने वाले कार्य की सम्मति दी थी। स्वेच्छा से उठाई गई बड़ी से बड़ी हानि के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। स्वेच्छा से उठाई गई हानि के लिए सहमति दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, अभिव्यक्त सहमति एक्सप्रेस्ड कंसेंट। दूसरा, विवक्षित इम्प्लाइड कंसेंट। वायलेंटली नॉन फिट इंजुरिया के सूत्र को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला, सहमति स्वेच्छा से दी गई हो। दूसरा, कार्य प्रणाली वैध होनी चाहिए। खतरे के ज्ञान मात्र से सहमति की उपधारणा नहीं की जानी चाहिए। राजकृत से आप क्या समझते हैं। एक्ट ऑफ स्टेट से आप क्या समझते हैं। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार राजकृत राजाओं या विदेशी स्वतंत्र राज्यों के शासकों द्वारा किए गए या अपनाए गए वे कार्य हैं जिन्हें वे अपनी राजनीतिक और सार्वभौम सत्ता की शक्ति और प्राप्त राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत करते हैं। अर्थात यह वह कार्य हैं जो शासक या सम्राट अपने विशेष अधिकार के प्रयोग के संबंध में व्यवहार में लाता है। वास्तव में यह सार्वभौम सत्ता का प्रयोग है, परंतु ऐसे तीन अपवाद आवश्यक हैं जिनमें सरकार को दायित्वपूर्ण माना गया है। पहला, जहां अचल संपत्ति पर अनधिकार कब्जा कर लिया गया हो। दूसरा, जहां कानून द्वारा कर्तव्य भार आरोपित किया गया हो। तीसरा, जहां यह सिद्ध हो जाए कि राज्य कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्य से सरकार लाभान्वित हुई है, वहां पे एक्ट ऑफ स्टेट नहीं लागू होगा। हेतु से आप क्या समझते हैं। मोटिव समझ लेते हैं क्या है। कोई कृत्य बुरे हेतु से किए जाने के कारण गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। यदि वह कृत्य कानूनी लीगल था तो वह कानूनी ही रहेगा, चाहे उसे करने का हेतु कुछ भी हो। यदि इसी प्रकार यदि कोई कार्य गैर कानूनी हो तो वह केवल इस कारण कानूनी नहीं हो सकता कि उसे अच्छे हेतु से किया गया था। किसी कृत्य में महत्व कार्य का होता है, हेतु का नहीं। किसी कृत्य में महत्व कार्य का होता है, हेतु का नहीं। विधि शास्त्री सामंड के अनुसार सामंड ने हेतु को एक दूरस्थ आशय बताया है जो शीघ्र प्रकट न हो वरन पृष्ठभूमि में पड़ा हो। सामान्य रूप से यह निर्णय करने के लिए कोई कार्य अपकृत्य है या नहीं हेतु को असंगत माना जाता है।
अवश्यंभावी घटनाएं क्या हैं? सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार अवश्यंभावी दुर्घटना वह घटना होती है जिसके साधारण बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में आवश्यक सावधानी या सतर्कता बरतने के लिए बावजूद भी रोक नहीं सकता जिनमें वह घटित होती है। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें व्यक्ति साधारण बुद्धि और आवश्यक सतर्कता से भी उन परिस्थितियों में रोक नहीं सकता जिनमें ये घटित हुई हैं। यदि सतर्कतापूर्ण ढंग से किए गए किसी कानूनी कार्य से कोई क्षति होती है और ऐसी परिस्थिति में होती है जो रोकी नहीं जा सकती थी तो नुकसानी का मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं बनता है। मनुष्य को संभावित घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, कल्पित घटनाओं के प्रति नहीं। अब देखते हैं उपेक्षा या असावधानी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजेंस? अपकृत्य विधि के अंतर्गत उपेक्षा या असावधानी को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। सामान्य के अनुसार यह सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उन मामलों में उल्लंघन है जिनमें कानून द्वारा सावधानी बरतना अनिवार्य है। ऑस्टिन के अनुसार असावधानी मस्तिष्क की एक दोषपूर्ण अवस्था है जिनमें दंड स्वरूप क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। किसी व्यक्ति के प्रत्येक असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही उससे किसी को कितनी ही क्षति क्यों न पहुंची हो। उपेक्षा के मामले में प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी आवश्यक सावधानी बरतने के लिए विधि द्वारा कर्तव्यबद्ध था तथा उसने अपने इस विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जिसके परिणामस्वरूप वादी को क्षति पहुंचती है। विधिशास्त्री पोलक के अनुसार जब तक सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं होता असावधानी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जब तक सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं होता तब तक असावधानी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ सावधानी बरतने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं है वहाँ इसके लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। विदेश देख लेते हैं क्या है। मैलिस अपकृत्यात्मक उत्तरदायित्व में विदेश दो तरह का होता है। पहला विधि के अंतर्गत विदेश मैलिस इन लॉ, दूसरा तथ्य के अंतर्गत विदेश जिसका साधारण अर्थ है जानबूझकर कर दिया गया वह कार्य जो बिना उचित कारण और प्रतिहेतु के किया गया हो। इसका भावार्थ किसी कार्य को रोकने के लिए अनुचित हेतु नहीं है। हार्डेन महोदय ने विधि के अंतर्गत विदेश को इस प्रकार स्पष्ट किया, यदि एक व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति पर क्षति की प्रवृत्ति करता है तो उसे यह कहने की अनुमति नहीं दी सकती है कि उसने इस कार्य को निर्दोषपूर्ण मन स्थिति से किया था। यह माना जाता है कि वह विधिक प्रावधानों को जानता था और उसे विधि के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए था, अतः वह विधि के अंतर्गत विदेश का दोषी है। यद्यपि जहाँ तक उसकी मन स्थिति का प्रश्न है, चाहे उसने अनभिज्ञता में कार्य किया हो और इस भावबोध के अंतर्गत उसका कार्य निर्दोषित से परिपूर्ण हो। यहाँ पर तथ्य के अंतर्गत विदेश से तात्पर्य किसी दोषपूर्ण कार्य का बुरा प्रयोजन है। प्रतिवादी जब कोई दोषपूर्ण कार्य घृणा, प्रतिशोध अथवा बुरी इच्छा के प्रभाव में आकर करता है तो यह कहा जाता है कि वह कार्य दुर्भावना अथवा विद्वेष से किया गया है। उपताप क्या है? न्यूसेंस। उपताप फ्रेंच भाषा में शब्द न्यूरे और लैटिन शब्द नोसिरे से लिया गया है जिसका अर्थ हानि पहुंचाना या बाधा उत्पन्न करना होता है। विधि शास्त्री सामान्य के अनुसार उपताप का तात्पर्य उन कर्तव्यों से है जिनमें कोई व्यक्ति बिना किसी विधि औचित्य के अपनी भूमि पर से दूसरे की भूमि पर क्षति पहुंचाने वाली वस्तुओं को जाने या पहुंचाने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। यद्यपि उपताप की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं है परंतु अपकृत्य विधि में गैर कानूनी हस्तक्षेप को उपताप के रूप में माना जाता है। किसी की भूमि संबंधी उपयोग या उस पर प्राप्त अधिकार या उसके संबंध में बाधा डालना ये भी उपताप के अंदर आता है। उपताप की कार्रवाइयों के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, कोई गलत कार्य हुआ हो, दूसरा उससे दूसरे की क्षति हुई हो अथवा असुविधा या द्वेष उत्पन्न हुआ हो। उपताप दो प्रकार का होता है, लोक उपताप तथा व्यक्तिगत उपताप। सांविधिक प्राधिकार क्या है?
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या है? किसी अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कार्य को करने से यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचती है तो उसके लिए वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसे मामले में यदि संबंधित अधिनियम में नुकसानी के लिए कोई उपबंध है तो क्षतिग्रस्त को नुकसान मिलेगा, अन्यथा नहीं। अधिनियम के प्राधिकार के अंतर्गत केवल निश्चित रूप से होने वाली क्षति ही नहीं बल्कि ऐसे कार्यों से हुई सभी आनुषंगिक क्षतियों भी शामिल हैं जिसके लिए प्रतिकर ही नहीं मिलता। जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति से में हस्तक्षेप किए बिना रेलवे लाइन का निर्माण करना या बिना किसी आवाज़, धुआं या चिंगारी की गाड़ियों का चलाना। जैसे कि आपके घर के पास से रेलवे लाइन गया है और वो ट्रेन जा रहा है और उसका हॉर्न बज रहा है, तो आप इस पर वाद नहीं ला सकते हैं केस है। इस पर देख लेते हैं। बोधम बनाम टैफ वैले रेल कंपनी 1860 के मामले में एक रेल कंपनी को रेलगाड़ियों के चलाने का कानूनी प्राधिकार प्राप्त था। एक दिन इंजन से आग की चिंगारी के निकलने से अपल्यार्थी के लकड़ी के ढेर में, जो कि रेलवे लाइन के बगल में था, आग लग गई जिससे उसको काफ़ी क्षति हुई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि रेल कंपनी ने रेलगाड़ी के चलाने में आवश्यक सतर्कता से काम लिया था और उन लोगों ने अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कार्य को युक्तियुक्त रूप से किया था, अतएव उसे हुई क्षति के लिए दायी नहीं था। किस लिख देंगे जब भी आएगा? बोधम बनाम टैफ वेले रेल कंपनी। अब देख लिखते हैं वक्रोक्ति क्या है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसने अपने अनुभव के स्तर को देखते हुए प्रस्तुतिकरण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है कि वो अनुभवहीन है, तो यहाँ पे वक्रोक्ति है, इसी को वक्रोक्ति कहते हैं। और स्लैंडर क्या है, अपवचन क्या है, इसको देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति मानहानिकारक वचन के प्रयोग को अपवचन कहते हैं। सामान्य रूप से अपवचन मौखिक शब्दों, संकेतों अथवा अव्यक्त ध्वनियों द्वारा किया जा सकता है। जिस माध्यम से अपवचन किया जाता है वह बहुधा अस्थायी होता है। इसलिए कहा गया है कि अपवचन कानों को संबोधित होता है और अपलेख नेत्रों को। अपलेख स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य नहीं है। अपवचन के मामले में वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध वाद चलाने के लिए विशेष क्षति का प्रमाण देना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को पहुंची हानि मात्र ही उसे मानहानि की कार्रवाई करने के लिए अधिकार नहीं प्रदान करता। मानहानिकारक कथन से वादी को वास्तविक क्षति होना आवश्यक है, जो या तो आर्थिक हो या जिसका मूल्यांकन धन के रूप में किया जा सके। क्षति दूरवर्ती रिमोटिव भी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण क ख के स्वामी ग से यह कहता है कि ख अपने मालिक मकान के बकाया किराए का भुगतान किए बगैर ही मकान छोड़कर चला गया है और इस बात पर विश्वास करके ग ख को नौकरी से निकाल देता है, तो ख क जो है वो ख के विरुद्ध नुकसानी का दावा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी हानि दूरवर्ती होती है। लाइबल क्या है, अपकथन क्या है, इसको देख लेते हैं। अपकथन या अपलेख में हानिकारक कथन या किसी स्थायी या दिखाई देने वाली रूप में प्रकाशन किया जाता है, जैसे लिखा हुआ, छपा हुआ चित्र, फोटो, सिनेमा, फिल्म, कार्टून, व्यंग्य चित्र, पुतला या किसी के दरवाजे पर कुछ लिखकर चिपकाना अथवा ऐसे ही किसी रूप में होना चाहिए। यह कहा जाता है कि अपलेख आँखों को संबोधित करता है तथा अपवचन कानों को संबोधित करता है। इस प्रकार बोलने वाली विनफील्ड के अनुसार ग्रामोफोन में रिकॉर्ड किया गया मानहानिकारक कथन अपवचन होता है, लेकिन एलिम, लेविस, सामंड तथा पोलक के अनुसार यह अपलेख तथा अपवचन दोनों श्रेणी में आता है। अपकथन जो है स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य है, अर्थात अपलेख के मामले में वादी को वास्तविक क्षति का प्रमाण देना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा में विधिक अधिकार का आक्रमण बिना किसी वास्तविक क्षति हुए भी अनुयोज्य होता है अपकथन में, और जबकि अपवचन में उसको प्रूव करना होता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है?
विद्वेषपूर्ण अभियोजन विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग शीर्षक के अंतर्गत आता है। दीवानी प्रक्रिया खर्चीली होती है, इसे वादी को प्रारंभ करना होता है। इसके प्रारंभ तथा संचालन का खर्च तथा दायित्व का भार भी वादी को ही उठाना पड़ता है। अतः यह कम संभावना रहती है कि कोई व्यक्ति बिना कारण सिर्फ विद्वेष या परेशान करने के लिए आशा से दीवानी प्रक्रिया का संचालन किसी व्यक्ति के विरुद्ध करेगा, परंतु आपराधिक या दंडिक प्रक्रिया का संचालन सरकार द्वारा सरकारी खर्च किया जाता है। इसमें पीड़ित पक्षकार से कोई खर्च नहीं लिया जाता है। वह नहीं करना होता है। चूंकि अपराध समाज के विरुद्ध होता है, अतः राज्य का यह दायित्व होता है कि वह विधिक प्रक्रिया का संचालन कर दोषी या अपराधी को न्यायालय के माध्यम से दंडित कराए। यहाँ पीड़ित व्यक्ति सिर्फ अपराध की प्रथम सूचना देकर अपना दायित्व पूर्ण करता है। उसके पश्चात राज्य संपूर्ण प्रक्रिया का खर्च वहन करती है। इसलिए यह अधिक संभावना रहती है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया अभियोजन को विद्वेषता के कारण परेशान करने के लिए आशा से कराए। इसी दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए विद्वेषपूर्ण अभियोजन को एक अपकृत्य माना गया है तथा जिस व्यक्ति के विरुद्ध विद्वेषतापूर्वक या परेशान करने के लिए आशा से अभियोजन प्रारंभ कराता है, यदि अंतिम सक्षम न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उससे प्रतिवादी से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होता है। अतिचार देख लेते हैं क्या है। ट्रेसपास किसी की भूमि, भवन या परिसर पर बिना किसी विधिक औचित्य के अनधिकृत प्रवेश ही भूमि के प्रति अतिचार का अपकृत्य है। भूमि, भवन या परिसर के साथ हस्तक्षेप प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किसी की भूमि पर पत्थर फेंकने या किसी की भूमि पर अनधिकृत रूप से वृक्ष लगाना, ये सब भूमि के प्रति अतिचार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उदाहरण है। परंतु विद्युत आपूर्ति या जल आपूर्ति काट देना भूमि के प्रति अतिचार नहीं माना जा सकता है। भूमि के प्रति अतिचार के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला, किसी की भूमि, भवन या परिसर पर प्रवेश। दूसरा, यह प्रवेश बिना विधिक औचित्य का हो। तीसरा, भूमि के प्रति अतिचार करना अपकृत्य है। चौथा, भूमि के प्रति अतिचार स्वतः अनुयोज्य है। अंतिम अवसर का सिद्धांत, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल क्या कहता है देख लेते हैं। अंतिम अवसर के सिद्धांत के अनुसार जहां वादी एक प्रतिवादी दोनों उपेक्षा के लिए दोषी हैं, वहां देखना यह होगा कि घटना को बचाने का अंतिम अवसर किसे प्राप्त था, और यदि उसने उचित सावधानी बरती होती तो यह घटना घटित नहीं होती। यह नियम वादी एवं प्रतिवादी दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इस संबंध में डेविस बनाम मान का वाद है। उक्त वाद में अपने गधे के दोनों पैरों को बांधकर सार्वजनिक मार्ग पर चलने के लिए लापरवाही से छोड़ दिया गया। प्रतिवादी अपनी घोड़ा गाड़ी को बड़ी तेजी से चला रहा था, परिणामस्वरूप गाड़ी गधे से टकरा गया और गधा मर गया। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी के लिए वाद दायर किया। न्यायालय ने प्रतिवादी को उपेक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि प्रतिवादी के पास अंतिम अवसर था कि वह उचित सावधानी बरतकर घटना को टाल सकता था। यद्यपि वादी ने सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह गधे को चलने के लिए छोड़कर उपेक्षापूर्ण कार्य किया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिवादी भी लापरवाही से कार्य करे। इसी को लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल भी कहते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने वाले का यह कर्तव्य होता है कि वह आने वाली घटनाओं को बचाने के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरते। अतः अपनी उपेक्षा के बावजूद भी वादी को न्यायालय ने नुकसानी दिलाई, क्योंकि घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्रतिवादी को था और प्रतिवादी ने उचित सावधानी न बरतकर घटना को घटने दिया, अतः वह उपेक्षा के लिए उत्तरदायी था। दैवीकृत को परिभाषित कीजिए। सर फ्रेडरिक पोलक ने दैवीकृत को परिभाषित इस प्रकार किया है। दैवीकृत प्राकृतिक शक्तियों के अप्रत्याशित परिचलन को कहते हैं, जिसके अनुसार साधारण बुद्धि का प्रयोग करके पूर्वानुमान नहीं कर सकता था। दैवीकृत का बचाव सामान्य वाहक को भी प्राप्त हो सकता है, किंतु उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि दुर्घटना बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तथा प्राकृतिक कारणों से घटी तथा सामान्य दूरदर्शिता एवं सावधानी से बचाई नहीं जा सकती थी। दैवीकृत एक्ट ऑफ गॉड एक उचित प्रतिरक्षा डिफेंस है। इस तर्क को कठोर दैवी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अर्थात रिलायंस बनाम फ्लेचर के नियम के अंतर्गत एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में माना गया था, किंतु आधुनिक काल में इस बचाव की परिधि बहुत ही सीमित होती जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों एवं उपकरणों की सहायता से अब ऐसी घटना के बारे में पूर्व ज्ञान हो सकता है जिनके बारे में प्राचीन काल में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। दैवीकृत की प्रतिष्ठा के लिए दो बातें आवश्यक होती है: प्राकृतिक शक्तियों का कार्य करना तथा घटना असाधारण हो,
अर्थात ऐसी न कि जिसका पूर्वानुमान किया जा सकता था। घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत क्या है? इसको देख लेते हैं। सामान्य नियम के अनुसार वादी का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रतिवादी की ओर से उपेक्षा को साबित करे, किंतु कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें वादी को प्रतिवादी की ओर से उपेक्षा साबित नहीं करना पड़ता, वरन इस बात की अवधारणा कर ली जाती है कि तात्विक परिस्थितियों में उसकी ओर से उपेक्षा हुई थी। उसी सिद्धांत को प्रत्यक्षतम की प्रमाण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किंतु घटना स्वयं प्रमाण के मामले में उक्त सामान्य नियम के अपवाद होते हैं। कुछ परिस्थितियों में दुर्घटना स्वयं ही अपनी कहानी अपनी जुबानी होती है और वादी को न्यायालय की सक्षम केवल उन तथ्यों को ही दे देना पर्याप्त होता है जिनमें घटना घटित है। यह उचित भी है, अन्यथा वादी को प्रतिवादी की ओर से कभी कभी उपेक्षा साबित करना एक कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पूर्ण ज्ञान केवल प्रतिवादी को ही होता है। ऐसे मामलों में वादी द्वारा उन तथ्यों तथा परिस्थितियों को भी साबित करना पर्याप्त होता है जिसमें दुर्घटना घटी, और तब न्यायालय यह उपधारणा कर लेता कि प्रतिवादी की ओर से उपेक्षा हुई। मानसिक आघात या तंत्रिका आघात के लिए नुकसानी पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तंत्रिका आघात के अंतर्गत किसी व्यक्ति को तब उपचार प्रदान होता है जब वह, उदाहरण के लिए, किसी भी छड़ी, गोली अथवा तलवार के आघात से शारीरिक क्षतिग्रस्त नहीं होता, वरन केवल तंत्रिकी आघात के क्षतिग्रस्त होता है। तो उसे किसी चीज़ की सुनने अथवा देखने से लगता है। अतीत के युग में और लगभग 1888 ईस्वी में तक प्रिवी काउंसिल को न्याय की स्थिति में विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर बनाम कोल्टा के बाद में ऐसी क्षति को मान्यता नहीं थी जो बिना किसी प्रत्यक्ष स्पर्श के देखने और सुनने के माध्यम से कारित आघात के कारण के रूप में किसी मनुष्य को सहन करनी पड़ती थी। उस समय यह सोचा जाता था कि जब तक किसी व्यक्ति को शारीरिक आघात, केस इसको याद रखेंगे इसमें, विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर बनाम कोल्टा, विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर बनाम कोल्टा, ठीक है। उस समय यह सोचा जाता था कि जब तक किसी व्यक्ति को शारीरिक आघात अथवा उसकी जैसी किसी बात से कोई आघात न लगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त निर्णय के बाद बहुत कम समय के भीतर ही हम यह कह पाते हैं कि बिना किसी शारीरिक आघात के अर्थात तंत्रिकी आघात से होने वाली क्षति को मान्यता प्रदान की गई। अब इस अपरिष्कृत दृष्टिकोण को त्याग दिया जाता है कि विधि का केवल ऐसी शारीरिक क्षतियों की एकता स्वीकार करनी चाहिए जो वास्तविक आघात से कारित होते हों। अब इस बात को उन्हीं तरह मान्यता प्रदान कर दी गई है कि उस क्षति के लिए कार्रवाई की जा सकती है जो बिना किसी प्रत्यक्ष संस्पर्श के आँख अथवा कान के माध्यम से कारित की गई है। उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं उपभोक्तावाद क्या होता है। उपलब्ध धन में माल की खरीद करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना ही उपभोक्तावाद है। अब देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 27 के अंतर्गत उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी ऐसे प्रतिफल मूल्य के लिए कोई वस्तु क्रय करता है तथा इसका उपयोग करता है जिसका प्रतिफल का वाला संदाय किया गया हो, मूल्य दे दिया गया हो या मूल्य देने का वचन दिया गया हो, मूल्य अंशतः दिया गया हो, मूल्य अंशतः देने का संदाय या वचन किया गया हो, जो अस्थगित संदाय पद्धति के अंतर्गत माल क्रय करता है। इस प्रकार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसने उपर्युक्त विधि के से माल तो क्रय नहीं किया, परंतु जिस व्यक्ति ने उपर्युक्त विधि से मूल्य प्रतिफल का भुगतान कर माल क्रय किया उसके अनुमोदन पर वस्तु का प्रयोग होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी माल का क्रय स्वयं के प्रयोग करने हेतु नहीं करता तथा माल का क्रय वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए करता है, यह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है। संक्षेप में, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या सेवा किराए पर नहीं लेता परंतु वस्तु को क्रय करने वाले व्यक्ति या सेवा को भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति के अनुमोदन पर माल, वस्तु या सेवा का उपलब्ध करता है, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28 के अनुसार उपभोक्ता विवाद से तात्पर्य उस विवाद से है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इनकार
करता है या उनका प्रतिवाद करता है। ऐसे अभिकथन निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, परिवाद व्यापारी के अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप परिवाद को क्षति या हानि पहुंचती है। दूसरा, माल में त्रुटि या सेवा में कमी से संबंधित परिवाद इत्यादि। गुड्स क्या है देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 221 में माल शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसमें माल के प्रत्येक प्रकार के जंगम संपत्ति विपरीत और इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के धारा 3(1)(j) से परिभाषित खाद्य है। खाद्य का अर्थ कोई भी पदार्थ, चाहे संसाधित, आंशिक रूप से संसाधित या असंसाधित, जो मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत है और उसमें प्राथमिक भोजन भी शामिल है, उस तो गुड्स के अंदर आएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत सेवा से आप क्या समझते हैं, इसको देखिए सेवा क्या होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 242 के अनुसार सेवा के किसी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है जो उसके संभावित उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है, और सेवा शब्द के अंतर्गत बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, संसाधन, विद्युत आपूर्ति या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, छात्रावास, भोजनालय, चिकित्सा, आवास गृह, निर्माण, मनोरंजन व सूचना से संबंधित सेवा सम्मिलित है, किंतु इसमें शुल्क रहित सेवा या व्यक्तिगत निजी सेवा की संविदा सम्मिलित नहीं है।